अब यहाँ से आगे की बात उनके लिए जो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, उसमें भी क्या क्या खास है, क्या आपको जरूर पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूनिट 2 की अपन बात करते हैं, क्योंकि यूनिट 2 में से कई बार 5 नंबर के या छोटे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है। कौन कौन सी? सिंगल लेयर, डबल लेयर वाइंडिंग्स क्या होती हैं, फुल पिच, शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती हैं। शॉर्ट पिच वाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, इतनी बार पूछ ली कि मैंने यहाँ टिक भी नहीं किया। कम से कम 7-8 बार इसके बारे में पूछा गया है, कहीं 2 नंबर में, कहीं 5 नंबर में, कहीं शॉर्ट नोट में। ठीक है, तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग जरूर याद रखें। इसके अलावा इंटीग्रल और फ्रैक्शनल वाइंडिंग क्या होती है, पोल पिच और कोयल पिच क्या होती है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको इस यूनिट 2 में मिलेगी, इनको आप याद रखिए। इनमें से कोई सी भी पूछी जा सकती है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर देने में आपकी बहुत मदद करेगी, और छोटी छोटी ये आराम से याद रखी जा सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं। इसके अलावा फ्रैक्शनल वाइंडिंग या फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग, दोनों नाम है किसके? फ्रैक्शनल वाइंडिंग के ही। फ्रैक्शनल वाइंडिंग या फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग, इसके क्या एडवांटेजेस है, यानी आप फुल पिच कोयल बना के शॉर्ट पिच बना रहे हो या फ्रैक्शनल वाइंडिंग बना रहे हो, तो इनके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो आप याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा यूनिट 2 में जो नेक्स्ट आता है वो है डेवलप्ड वाइंडिंग डायग्राम बनाना। ये अगर पूछा जाएगा तो ये पूरे 10 नंबर का आएगा, क्योंकि ये टाइम भी उतना ही खाता है, जगह भी उतनी ही घेरता है शीट में। डेवलप्ड वाइंडिंग डायग्राम में भी जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, 3 फेज 4 पोल चॉइस स्लॉट की इंडक्शन मशीन, 3 फेज इंडक्शन मशीन का डेवलप्ड वाइंडिंग डायग्राम बनाना है आपको। इसके अलावा जो 3-4 कॉम्बिनेशन अलग पूछे गए स्लॉट, पोल और इनके, वो मैं आपको बताता हूँ। कोयल डेवलप्ड वाइंडिंग डायग्राम बनाना है आपको 3 फेज इंडक्शन मशीन का, जिसमें 12 स्लॉट हो, 12 कोयल हो, 4 पोल हो। एक दूसरे साल में क्वेश्चन आया 12 स्लॉट हो, 6 कोयल हो या 2 पोल हो। एक और साल में ये क्वेश्चन आया चॉइस स्लॉट हो, 12 कोयल हो और 2 पोल हो। पर सबसे ज्यादा क्या पूछा गया? चॉइस स्लॉट और 4 पोल की मशीन, 3 फेज इंडक्शन मशीन की आपको वाइंडिंग डिजाइन करनी है। डेवलप्ड वाइंडिंग डायग्राम पूरी फैला के, स्लॉट्स में कंडक्टर जमा के, उनके बैक कनेक्शन, फ्रंट कनेक्शन दिखा के। तो अगर आपने एक की भी सीख ली ढंग से, तो बाकी तो आप अपने आप बना लोगे। स्टेप्स है इसके, वो स्टेप्स को आपको फॉलो करते जाना है, डायग्राम अपने आप बन जाएगा। 8 से 10 स्टेप है, यूनिक की किताब देख लो, चाहे किसी की भी देख लो। यूनिक के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है अपन, पर ठीक ठाक लिखा है उसमें। आप कोई से भी देखोगे और स्टैंडर्ड बुक देखोगे तो और अच्छा लिखा हुआ है, पर हाँ हिंदी के हिसाब से उसमें अच्छा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत आएगी तो अपन यहाँ पीछे डिस्कस कर लेंगे, बोर्ड लगा हुआ है। तरीके से कैसे बनाएं, कैसे अपन के दिमाग में स्ट्राइक हो, पहला चीज क्या उठाएं, क्या स्टेप लें कि एक के बाद एक कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए सारी चीजें निकलती जाएं और अपना पूरा डायग्राम बन जाए, वो चीज अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ये अपना क्या हो गया, यूनिट 2 का कंप्लीट हो गया कि क्या क्या उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आइए 3 और 4 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। तो यूनिट 3 जो है अपनी, वो यूनिट 3 है डीसी मशीन डिजाइनिंग की। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आउटपुट एक्सप्रेशन या आउटपुट इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। कई बार ये आउटपुट इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर के क्वेश्चन के नाम से भी पूछा गया है। तो चाहे डीसी मोटर का है, चाहे डीसी मशीन का है, चाहे आउटपुट एक्सप्रेशन लिखा हो, चाहे आउटपुट इक्वेशन लिखा हो, ये सब एक ही चीज है। आउटपुट इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ डीसी मशीन, आउटपुट इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ डीसी मोटर, चारों पांचों एक ही चीज है। ठीक है ना, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आपको देखना है। दूसरा, डीसी मशीन पर ज्यादा स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग या ज्यादा स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग चूज करने का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये एक शॉर्ट नोट है जिसको आपको जरूर पढ़ना है, ये कई बार पूछा गया है। तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग क्या होती है और इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, जो अपना हाई नंबर ऑफ पोल्स है, हाई नंबर ऑफ पोल्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस है डीसी मशीन में, वो आपको जरूर देख लेना चाहिए, ये भी कई बार पूछा गया है। इसके अलावा जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं, एक तो जो अपनी आउटपुट इक्वेशन है d²L बराबर 1/C0 इंटू PA/N, ये आ रही है साइड में। इस इक्वेशन का प्रूफ, तो आउटपुट इक्वेशन निकालना सीखोगे आप तो ये प्रूफ भी समझ में आ जाएगा। और दूसरा, आउटपुट कोफिशिएंट क्या होता है, इस इक्वेशन में देखोगे तो C0 एक टर्म आ रही है, इसी को आउटपुट कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये आउटपुट कोफिशिएंट क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये किस पर डिपेंड करता है, क्या फैक्टर्स हैं, ये आपको एक बार पढ़ना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो इस यूनिट में आपको पढ़नी है।
ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो इस यूनिट का, अगर मान लो ऑप्शंस में ये यूनिट किसी के साथ आ जाती है और आपको वही क्वेश्चन करना है, तो उसके ऑप्शन में अगर ये फंस जाती है यूनिट 2, तो आप कर सकते हैं, इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिट 2 में। तो ये सब है यूनिट 3 में। यूनिट 3 की इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी है। अगर किसी और यूनिट जो हमने टारगेट करी है 1, 5, 6 और 7, इनके साथ अगर ये मान लो ऑप्शन में फंस जाती है, तो जनरली इन्हीं चीज़ों में से पूछे जाते हैं, तो आप कर सकते हैं आराम से। तो आप इन चीज़ों को यूनिट 3 में कवर कर लें, ठीक है। यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 जो है अपनी, वो है 3 फेज इंडक्शन मशीन या इंडक्शन मशीन की डिजाइनिंग की। तो डिटेल्ड फैक्टर और फैक्टर्स का इफेक्ट कौन से किस पर, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। यानी आप देखिए जो रोटेटिंग मशीन्स हैं, डीसी मशीन भी एक रोटेटिंग मशीन है और एसी मशीन 3 फेज इंडक्शन मशीन भी एक रोटेटिंग मशीन है। तो इनमें स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग ऐसी टर्म है जो अपन को जरूर पढ़नी है। इनको आप पढ़ लें, इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए चाहे सब्जेक्टिव में आए। तो इन फैक्टर्स का क्या डिटेल है, क्या होते हैं ये, कैसे इनका इफेक्ट पड़ता है मशीन की परफॉर्मेंस पर, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो 3 फेज इंडक्शन मशीन में बहुत बार पूछा गया है टॉपिक, जिस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है और जिस पर 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो है एयर गैप का क्या इफेक्ट होता है परफॉर्मेंस पर। रोटर और रोटर के ऊपर स्टेटर, तो ये इन दोनों के बीच में जो एयर गैप है, इस एयर गैप का क्या इफेक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस पर, मशीन की परफॉर्मेंस पर, वो अपन को पता होना चाहिए, तो उसको आप पढ़ लें। दूसरा, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की मेन डायमेंशंस कैसे निकाली जाती हैं, वो कैसे डिटरमाइन की जाती हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, कम से कम पिछले सालों में 2 से 3 बार पूछा गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो ये मेनली 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा जो लेस इंपॉर्टेंट है एसी मशीन डिज़ाइन वाले पार्ट में, यूनिट 4 में, वो है क्या कि आयरन लॉस किस तरह से डिपेंड करते हैं एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी पर। ये आप जरूर पढ़ लें। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ लार्ज एयर गैप। देखो एयर गैप पे कितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एयर गैप वाला जो फंडा है 3 फेज इंडक्शन मशीन या 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मशीन में, वो आप जरूर पढ़ें। एयर गैप से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब पढ़ लो आप, कुछ ना कुछ जरूर आएगा इसमें से। और आउटपुट इक्वेशन, मशीन डिजाइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे डीसी मशीन हो, चाहे एसी मशीन हो। एसी मशीन मतलब इंडक्शन मशीन, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, इनकी आउटपुट इक्वेशन या आउटपुट एक्सप्रेशन भी आप बोल सकते हो। अगर ये आपको निकालना आ गया तो डिजाइनिंग पार्ट मेन आपको समझ में आ गया, क्योंकि इनको निकालने में ही 4, 5, 6, 7 स्टेप होती हैं। वो स्टेप हमारे लिए एक तरीके से क्या है, छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको समझने के। तो अगर वो स्टेप्स हमें समझ में आ गई और आउटपुट एक्सप्रेशन हमें निकालना आ गया, तो अपना मशीन डिजाइनिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब उन स्टेप्स को याद रखना पड़ता है, रटना पड़ता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी टर्म्स हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जो याद ही रखनी पड़ती है। उन याद रखी हुई टर्म्स के, याद रखे हुए रूल्स के आधार पर आगे स्टेप बाय स्टेप आउटपुट एक्सप्रेशन या आउटपुट इक्वेशन निकलती है तीनों ही मशीनों में। तो थोड़ा सा उन सबको रटना हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो, पर कोशिश करोगे तो रट सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि 2, 3 और 4 को छोड़ दो, 1, 5, 6 और 7 इन यूनिट्स पर ध्यान लगाओ, तो पास होने का जुगाड़ तो हो जाएगा। और अगर आप ज़्यादा मार्क्स चाहते हैं तो 2, 3, 4 के मैं आपको इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ, वो आप कवर करो साथ के साथ। तो ये पूरा आपका EE 304 का सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो धीरे धीरे गूगल क्लासरूम पर मॉक टेस्ट भी आते रहेंगे। ये कोड आ रहा है, वापस से दिखा रहा हूँ मैं। इस कोड का यूज़ करके आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। उस गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करिए, उसमें धीरे धीरे मॉक टेस्ट में डालता रहूँगा। उम्मीद है कि जब तक पेपर आएगा तब तक 5-6 मॉक टेस्ट मैं आपके करा दूंगा, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव का पोर्शन मेजर कवर हो जाए, ठीक है। और इन सभी टॉपिक्स में जो मैंने इस वीडियो में बताया, किसी में भी अगर आपको डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे को कमेंट करके या व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू बताएं, ताकि अपन उन पे डिस्कशन कर सकें। उन पे मैं आपको समझाने के लिए कुछ ना कुछ वीडियोस या कुछ कॉन्सेप्ट बताने के लिए कोई ना कोई दूसरा तरीका PDF या गूगल क्लासरूम के माध्यम से आपको बता सकूं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा हो चुका है वैसे ही। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे से आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा,
ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। हो सकता है कि भविष्य में अभी खबर आ जाए, निकट भविष्य में, कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की तर्ज पर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान भी परीक्षाएं स्थगित कर रहा है। पर यह थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि थर्ड ईयर वालों की परीक्षा होगी तो ही डिप्लोमा मिलेगा, तो ही नौकरियां मिलेगी। 10वीं और 12वीं में तो क्या होता है, परीक्षाओं के बाद आदमी कॉलेज में जाता है, नौकरी का सवाल नहीं होता है। तो वहाँ पर तो वो पुराने रिकॉर्ड के, बच्चे के रिकॉर्ड के अनुसार पास करके आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से बच्चा आगे और पढ़ने जाएगा। पर यहाँ से निकल के बच्चा नौकरी में जाता है, तो यहाँ की परीक्षाएं कैंसिल हो जाए वो मुश्किल बात है। मुश्किल कहूँगा मैं तो, नामुमकिन ही है। यह परीक्षाएं कैंसिल नहीं होंगी, आगे ना पीछे होंगी ही होंगी। और थर्ड ईयर की तो आप मान लो होगी परीक्षाएं। ठीक है, तो देखते रहिए, सीखते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ओनली विद वीडियोज अकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद।